मौली अब बहुत परेशान थी कि कहीं चुप रहकर वो पहले वाली गलती तो नहीं कर रही। वहाँ मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए चुप रहा, मेरी गलती को अपनी गलती बना लिया। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? चुपचाप बैठी हूँ। नहीं, मैं तारा से झूठ नहीं बोलूँगी। मैं उसे सच सच बता दूंगी कि देव को सच ऋषभ ने नहीं, मैंने बताया था। देव कमरे में लेटा अब सोच रहा था कि क्या वह सही कर रहा है तारा के साथ, लेकिन वह तो तारा की खुशी के लिए कर रहा है ना ये सब। ऊपर से ये ऋषभ भी नाराज है। देखूं तो क्या कर रहा है, सोया कि नहीं। देव ऋषभ के कमरे की तरफ चल पड़ा। उधर ऋषभ ने धीरे से तारा के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर आया। कमरे में अंधेरा था, बस हल्की सी रोशनी थी जिसमें कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। ऋषभ ने बिस्तर की तरफ देखा तो इतना समझ आया कि तारा लेटी हुई है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह सो रही है या जाग रही है। ऋषभ आहिस्ता से थोड़ा आगे बढ़ा था कि सामने रखी मेज से टकरा गया। अरे यार, ये तारा क्या कम तकलीफ देती है जो अब ये सब भी शुरू हो गए। मैं भी ना कितनी बेवकूफ़ी करता हूँ। सोचते हुए उसने अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट ऑन की और तारा के पास जाकर देखा तो पाया कि वह सो चुकी थी। उसे सोते देख वह मुस्कुरा उठा और मन ही मन सोचने लगा, ये लो, खुद आराम फरमाया जा रहा है और हम पागलों की तरह इधर इतनी मशक्क़त कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा था कि यह रो रही होगी, पर मोहतरमा तो सो रही हैं। एक काम करता हूँ, अभी वापस चलता हूँ, फिर सुबह बात कर लूँगा। ऋषभ जाने को हुआ कि उसे याद आया कि वह रिसेप्शन पर क्या कहकर आया है। अगर अभी लौटा तो उसे शक हो जाएगा कि इतनी जल्दी कैसे वापस आ गया। वह वापस मुड़ा और तारा को कुछ पल तक शांत सा देखने लगा। ऋषभ वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गया और टेबल पर पैर रख आराम से बैठ गया। उसके दिमाग में आज जो कुछ भी हुआ था सब घूमने लगा कि कैसे देव ने तारा के लिए चाल चली और तारा ने उसी पर सारा गुस्सा निकाल दिया। देव ऋषभ के कमरे के पास पहुंचा तो देखा कि उसका कमरा बंद है। इसका मतलब ये यहाँ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा को सच। नहीं, ऐसे कैसे। मैंने कहा है उसे कि हमारी दोस्ती टूट जाएगी, तो वह मेरा सच तो नहीं बताएगा तारा को। एक काम करता हूँ, उसे फ़ोन करके पूछ लेता हूँ कि कहाँ है। उधर लगभग 10 मिनट के बाद ऋषभ अब खड़ा हुआ। चलो अब चलता हूँ। उसने अपना फ़ोन उठा, उसकी लाइट ऑन की और चलने को हुआ कि कुछ सोचकर तारा के पास वापस आया। वह तारा के पास बैठा और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख मन ही मन सोचने लगा, तुम परेशान मत होना, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगा। तुम्हें देव की चाल में फंसने नहीं दूंगा। भले ही उसने मुझे सच बताने से रोका है, लेकिन और भी कई तरीके हैं जिनसे मैं तुम्हें उस गधे के प्लान से बचा सकता हूँ। ऋषभ यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बज उठा। ऋषभ यह देख घबरा गया कि कहीं तारा जाग ना जाए। उसने जल्दी से फ़ोन को बंद करना चाहा कि वह उसके हाथ से छूटकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। ऋषभ अब उसे उठाने को झुका कि तारा जल्दी से हड़बड़ाकर उठ बैठी। अब अंधेरे में उसने देखा कि उसके पास ही कोई बैठा अंधेरे में ज़मीन में कुछ ढूंढ रहा है, तो वह बुरी तरह घबरा गई। तारा समझ नहीं पाई कि यह ऋषभ है। उसे लगा कि कोई चोर है। उसने अब पूरी ताकत से ऋषभ को धक्का दिया और चोर चोर चिल्लाने लगी। इस हमले से बेखबर ऋषभ धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। उसने दर्द से कराते हुए तारा की ओर देखा। पागल हो गई हो, कोई चोर नहीं है, और मुझे गिराया क्यों? तारा ने अब साइड टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाया और ऋषभ को मारने को हुई। तुम हो कौन और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषभ, अरे मैं हूँ, अब ये गुलदस्ता मत मार देना। तारा, मैं कौन? मैं नहीं जानती तुम्हें। ऋषभ, पहले कमरे की लाइट तो ऑन करो यार, अंधेरे में कैसे पहचानोगी? तारा ने फटाफट से कमरे की लाइट ऑन की तो ऋषभ को उस वक्त वहां देख हैरान रह गई। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषभ ने देखा कि तारा उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। वह उठते हुए बड़बड़ाने लगा, गधा कहीं का, क्या जरूरत थी इस वक्त फोन करने की? चैन से सो नहीं सकता था, आज तो मरवा दिया मुझे। तारा गुस्से में बोली, क्या बड़बड़ा रहे हो? ऋषभ अब मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, नहीं, कुछ भी तो नहीं। तारा, वो सब तुम छोड़ो, ये बताओ कि कर क्या रहे हो मेरे कमरे में, और वो भी इस वक्त? ऋषभ अब हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मैं तो जा रहा था। तारा, जाओगे तो तब जब जाओगे, पहले यह बताओ कि तुम मेरे कमरे में आए कैसे? मैंने तो दरवाजा लॉक किया था। तुमने दरवाजा तोड़ा? ऋषभ, नहीं तो। तारा, तो तुम खिड़की से? लेकिन यह तो तीसरी मंजिल है, तो वह भी नहीं हो सकता। ऋषभ, रुको तो, तुमने तो सवालों की बारिश कर दी। तारा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं अभी जाकर तुम्हारे सीनियर से शिकायत करूंगी, तब पता चलेगा तुम्हें। ऋषभ हैरान सा बोला, क्या बोल रही हो? होश में तो हो? तुम मेरी शिकायत करोगी?
अपने दोस्त की? मेरे करियर पर दाग लगाओगी? छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? तारा, यह छोटी सी बात है, रुको अभी बताती हूँ। होटल के रिसेप्शन पर फ़ोन कर सिक्योरिटी बुलाती हूँ। तारा ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया कि ऋषभ ने झटके से उसके हाथ से फ़ोन छीन एक ओर रख दिया। मैं मानता हूँ कि मुझसे नाराज़ हो, लेकिन इतनी बड़ी गलती मत करो। तारा, गलती? मैं गलती कर रही हूँ या फिर तुमने यह सही नहीं किया। उधर मौली ने अब तारा को फ़ोन करना शुरू किया, पर तारा का फ़ोन तो साइलेंट मोड पर था। तारा, तुम्हें बस एक ही कमी थी, वो आज भी पूरी कर दी तुमने। अब तो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। ऋषभ, प्लीज़ तारा, सुनो तो सही। तारा, नहीं, अब जो सुनना सुनाना है वह कैंट में सीनियर को सुनाना। कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी कि ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह नाराज सा बोला, क्या मैं इस काबिल भी नहीं रहा कि तुम मुझे कुछ कहने का मौका दो? तारा, नहीं, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम्हारी वजह से हुआ यह सब कुछ, और तुम्हारी वजह से ही मुझे अब कबीर की यादों से भी दूर जाना होगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। और हिम्मत तो देखो, मेरे ही कमरे में आ गए, वो भी मुझसे पूछे बिना। मुझे तो अब तुम्हारी नियत पर भी। ऋषभ अब गुस्सा हो गया। बस तारा, बहुत हो गया। तुम्हारा जो मन चाहे बकवास किए जा रही हो। तुम मुझ पर, मेरी नियत पर सवाल उठा रही हो। ये मैं सहन नहीं करूँगा। एक बात और, मैं बस तुमसे एक बार बात करना चाहता था। देखना चाहता था कि तुम ठीक हो या नहीं, इसलिए आया था यहाँ पर। कितना दरवाज़ा खटखटाया, पर तुमने खोला ही नहीं और ना ही फ़ोन उठाया। वहाँ कैंट में भी बुरा भला बोल कर आई हो। तुम क्या चाहती हो कि तुम मुझे यूं ही जलील करती रहो और मैं खामोश होकर सुनता रहूं? जब मुझे पता चला कि तुमने शादी के लिए हाँ कह दी है, तो मैं दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह फैसला तुम अपनी खुशी से नहीं मजबूरी से ले रही हो, और इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। लेकिन तुमने मुझसे बात करना तो दूर, दरवाज़ा खोलने की जहमत तक नहीं उठाई। यहाँ मैं पागलों की तरह तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, और तुम लगातार मुझे बेइज्जत कर रही हो। यही दोस्ती है तुम्हारी? मुझे बस टेंशन थी तुम्हारी कि तुम ठीक हो या नहीं, तो मैं एक बार देखना चाहता था, इसलिए यहाँ आया, और वह भी सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से। समझी तुम? तारा अब ऋषभ का गुस्सा देखकर चुप हो गई। ऋषभ, और क्या कह रही थी तुम कि मेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तो मेरी हिम्मत की तो बात ही मत करना। बहुत हिम्मत है मुझ में। मैंने बाहर रिसेप्शन पर कहा कि तुम मेरी बीवी हो, और उनसे एक्स्ट्रा चाबी ली। अब यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तारा यह सुनकर चौंक गई। क्या? बीवी? लेकिन? ऋषभ गुस्से से चिल्ला उठा। चुप, एकदम चुप। अब तुम एक और शब्द नहीं बोलोगी। बहुत बोल लिया तुमने, समझी तुम? अगर ऐसा नहीं करता तो कमरे की चाबी कैसे मिलती? और अगर चाबी नहीं मिलती तो दरवाज़ा कैसे खोलकर तुम्हें देखता कि तुम ठीक भी हो या नहीं? मैं तो वापस जा रहा था कि देव का फ़ोन आ गया और तुम जाग गई। बस इतनी सी बात थी, लेकिन तुम्हें आदत पड़ गई है हर बात पर हंगामा करने की। तारा, अब देख लिया ना, जिंदा हूँ मैं। जाओ यहाँ से। ऋषभ, हाँ जा रहा हूँ। मेरा ही दिमाग खराब था जो यहाँ आया तुमसे बात करने। मुझे तुम्हारी चिंता थी। अब मुझे खुद ही बात नहीं करनी तुमसे। पता नहीं क्या समझती हो खुद को। कम से कम पहले सामने वाले की बात तो सुन लिया करो। गलती तुम्हारे दोस्त देव की है, और सुना मुझे रही हो। तुम मुझसे क्या बात नहीं करोगी? अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। मैंने तो सोचा था कि साथ बैठकर सोचेंगे कि कैसे देव का शक दूर करें, ऐसा क्या करें कि वह भी समझ जाए और तुम्हारी शादी भी ना हो। पर तुम्हें इतना दिमाग कहाँ है? जा रहा हूँ, और अब अकेली खड़ी रोती रहो। तारा, हाँ तो जाओ, मुझे भी तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं नहीं आने वाली। ऋषभ चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या चिकनी चुपड़ी बातें? तारा, तुम्हारा सच में कुछ नहीं हो सकता। अब तो मुझे बुलाओगी भी ना तो भी मैं नहीं आऊँगा। कहते हुए वह गुस्से में वहाँ से निकल गया। तारा, यह दोनों दोस्त एक जैसे हैं। पहले खुद ही फंसाते हैं और फिर खुद ही बचाने का नाटक करते हैं। तारा वापस से बिस्तर पर जा बैठी कि उसकी नज़र अपने फ़ोन पर पड़ी। उसने उसे उठाकर चेक किया तो उसमें मौली की ढेर सारी मिस्ड कॉल थी। तारा, अब यह क्यों फ़ोन कर रही है इतनी रात में? सभी के सभी पीछे पड़ गए हैं मेरे। तारा ने मौली को फ़ोन किया। बता, क्या हुआ? मौली हड़बड़ा उठी। तारा, मुझे तुझसे। तारा, हाँ क्या? कल सुबह बता देती, अभी इस वक्त ऐसी क्या आफत आ गई? मौली, यार मुझे चैन नहीं पड़ रहा था बिना बताए, और नींद भी नहीं आ रही थी। तारा अब थोड़ा शांत हुई। ऐसी क्या बात है? सब ठीक तो है ना? मौली, आई एम सॉरी तारा, वो ऋषभ ने नहीं, मैंने बताया था देव को हमारा सच। लेकिन मेरा यकीन मान, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। तू बेवजह ऋषभ से नाराज़ है, जबकि वह तो देव की इस हरकत पर खुद ही उसे गुस्सा हुआ पड़ा है, और उसने माँ से ऊंची आवाज़ में बात करने पर देव को थप्पड़ भी मारा था। तूने बिना सोचे समझे उस पर गुस्सा कर दिया। तेरे गुस्से की असली हकदार तो मैं हूँ। तारा,
अब तो उसे बचाने के लिए नाटक कर रही है ना? उसने तो नहीं कहा मुझे कुछ। मौली, अगर वो मना करता तो तेरा शक सीधा मुझ पर जाता और हम दोनों की दोस्ती ना टूटे, इसके लिए वो चुप था। यही बात सच है। प्लीज़ मुझ पर तू जितना चाहे गुस्सा कर ले, पर सच में मैं नहीं जानती थी कि इसका ये नतीजा होगा। तारा को इस बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन सुकून भी था कि मौली ने खुद आगे बढ़ अपना सच कबूल कर लिया। मौली, तारा तू सुन रही है ना? तारा, अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं, कहते हुए उसने फ़ोन काट दिया। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। मैं भी एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। ऋषभ तो मेरी मदद के लिए आया था और मैंने उसे ही लड़ झगड़ कर भगा दिया। वैसे भी कैंट में ही काफ़ी बुरा भला कहकर आई थी मैं उसके लिए। उसके बाद भी वह आया सिर्फ मेरे लिए। क्या कर दिया मैंने? कितना बुरा लगा होगा उसे, और अब तो गुस्सा भी हो गया। तारा उठकर बाहर निकल कर चली और रिसेप्शन के पास पहुंची तो उसे वह नहीं दिखाई दिया। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या आपने किसी आर्मी ऑफिसर को यहाँ से जाते देखा है? रिसेप्शनिस्ट, शायद आप तारा हैं, उनकी पत्नी, है ना? तारा को एक पल तो समझ नहीं आया कि रिसेप्शनिस्ट ने ऐसा क्यों कहा। फिर अगले ही पल उसे ऋषभ की कही बात याद आ गई। उसने अब धीमी सी आवाज़ में कहा, हाँ रिसेप्शनिस्ट, वह तो अभी कुछ मिनट पहले ही यहाँ से बाहर निकल कर गए हैं। तारा जल्दी से भागकर बाहर गई, लेकिन ऋषभ वहाँ नहीं था, वह जा चुका था। तारा दुखी मन से वापस लौट कर आई और अपने कमरे में आकर बैठ गई। उसका गुस्सा होना भी जायज़ है। मेरी हरकतें ही ऐसी हैं, बिना सच जाने उसे क्या क्या कह दिया, सब मेरी गलती है। तारा अब गुस्से में बड़बड़ाने लगी। पता नहीं कैसा दोस्त है, कुछ कह दिया तो गुस्से में चला गया। ज़्यादा भाव खाता है ये लड़का। वह अब दरवाज़ा बंद करने के लिए उठी ही थी कि सामने ऋषभ खड़ा दिखा। तारा को लगा कि यह उसका वहम है। उसने जब दोबारा से देखा तो सामने सच में ऋषभ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसे देख तारा को ऐसा लगा कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। तारा, तुम ऋषभ, कोई भाव नहीं खाता हूँ मैं, समझी? सब सुना मैंने जो कहा तुमने भी। मैं बस अपना फोन लेने आया हूँ। कहते हुए वह बिस्तर के पास आया और उसके नीचे पड़े हुए अपने फोन को उठा। जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा कि सामने तारा आकर खड़ी हो गई। सॉरी। ऋषभ, अरे नहीं नहीं तारा जी, आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप तो बस गुस्सा कीजिए, मुझे जलील कीजिए। अभी भी कोई कसर रह गई है? अगर रह गई है तो वह भी कर दीजिए। मैं तो पत्थर हूं ना, मुझे बुरा थोड़ी ही लगता है। तारा अब छोटी बच्ची की तरह सिर झुकाए उसकी डांट खाती रही। ऋषभ उसे डांटता रहा, हमेशा बस तुम ही सही हो और मैं गलत, है ना? जब देखो मुझसे लड़ती रहती हो। जा रहा हूं मैं, कहीं शिकायत करने की जरूरत नहीं है, हटो सामने से। तारा कुछ नहीं बोली। अब वह बस बच्चों की तरह रोते हुए ऋषभ के पास आ उसके सीने पर सर रख दिया। उसे ऐसे देख ऋषभ चुप हो गया। तारा, आई एम सॉरी ऋषभ, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम ही तो हो जो मेरी तकलीफ को समझ सकते हो। ऋषभ को अब याद आया कि वह कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर बैठा तारा पर। यह तो बस पहले से ही परेशान है। अब वह शांत हो गया। तारा, मुझे नहीं करनी है शादी, प्लीज़ कुछ करो ना। मैं कबीर को कभी नहीं भूल सकती, उसके अलावा किसी के बारे में नहीं सोच सकती। ऋषभ का सारा गुस्सा अब गायब हो गया। अच्छा ठीक है, अब रो मत, चुप हो जाओ। मैं जानता था कि तुम्हें बहुत तकलीफ होगी इस फैसले से, सब समझता हूँ मैं। कुछ देर तक दोनों यूं ही खामोश खड़े रहे। तारा अब भी सिसकियाँ ले रही थी। थोड़ी देर बाद वह ऋषभ से थोड़ा दूर हटी। सॉरी। ऋषभ एक पल को उसे शांत सा देखता रहा। तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। उसने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। ऋषभ अब जैसे होश में आया और मुस्कुरा उठा। तुम ना कभी कभी बच्ची बन जाती हो तो कभी लड़ाकू। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि तुम सच में हो क्या। तारा यह सुन मुस्कुरा दी। ऐसा तो मैं भी कह सकती हूँ ना तुम्हारे लिए। ऋषभ हंस पड़ा। उसने तारा के आंसुओं को पोंछ उसे बिस्तर पर बैठा दिया और खुद भी उसके बगल में बैठ गया। तारा, तुम मेरी मदद करोगे ना? ऋषभ, हाँ, मुझे कुछ वक्त दो, मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल लूंगा इस परेशानी से निकलने की। तारा, मुझे पता है तुम कर पाओगे ये। ऋषभ उसे देख मुस्कुरा उठा। तारा, एक बात बोलूं, तुम हंसोगे तो नहीं? ऋषभ, नहीं। तारा, आजकल मुझे ना तुम कभी कभी तुम नहीं लगते। ऋषभ यह सुन चौंका। मतलब क्या है तुम्हारा? तारा, कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे सामने ऋषभ नहीं। कहते हुए वह चुप हो गई। ऋषभ गंभीर सा उसे देखता रहा। कबीर है। तारा, प्लीज़ गलत मत समझना, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि। ऋषभ, कि? तारा, आज मुझे तुम्हारे साथ जो सुकून मिला है वही सुकून मुझे कबीर के साथ मिलता था।
ऋषभ शांत सा उसे देखता रहा। तारा, सॉरी, शायद यह सारी गड़बड़ मेरी नहीं इस चेहरे की है। ऋषभ मुस्कुरा दिया। तो क्या करूं? अपने चेहरे को खुद से दूर भी तो नहीं कर सकता ना, बुर्का भी नहीं पहन सकता। तारा हंस पड़ी। ऋषभ अब खड़ा हुआ। यह तो तुम्हें खुद ही समझना होगा तारा कि ऋषभ और कबीर में कई अंतर हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं। हम दोनों एक जैसे हैं भी और नहीं भी। तारा खड़ी हो गई। तुम्हें बुरा लगा? ऋषभ, नहीं, पर याद रखो हम दोनों के अपने खुद के वजूद हैं। मैं हूँ और वो है। तारा ने हाँ में सिर हिला दिया। ऋषभ, चलता हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। कहते हुए आगे बढ़ा कि रुक गया। तारा, क्या हुआ? ऋषभ ने मुड़कर तारा की ओर देखा। एक बात बताओ तारा, कहीं तुमने मुझसे दोस्ती इस चेहरे की वजह से तो नहीं की? तारा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऋषभ, ठीक है, कल मिलते हैं। ऋषभ कमरे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, पागल लड़की। तारा दरवाज़ा बंद कर सुकून से सो गई क्योंकि वो जानती थी कि ऋषभ कुछ ना कुछ करेगा जरूर। ऋषभ रास्ते भर किसी गहरी सोच में डूबा रहा। फिर कैंट आकर अपने कमरे में सो गया। अगले दिन जब वह उठा तो पास ही में देव खड़ा था। कहाँ था सारी रात? ऋषभ, कहीं भी। तुझसे मतलब? देव, ये क्या तरीका है भाई? तुझे मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्या तू उसे खुश नहीं देखना चाहता? ऋषभ, जिसे तू खुशी कह रहा है वह खुशी है ही नहीं, तू बस उसे फोर्स कर रहा है। देव, तू तो मेरी बात। ऋषभ अब उसे अनसुना कर तैयार होने चला गया। जब वह बाहर आया तो देव वहीं था। देव, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तारा खुश नहीं रहेगी? ऋषभ, क्योंकि इसमें उसकी रजामंदी नहीं है। देव, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋषभ, ऐसा कुछ नहीं होगा। देव, तू मेरी हर बात काट रहा है। आखिर चाहता क्या है तू? ऋषभ, मैं नहीं चाहता कि तारा की शादी हो। देव, लेकिन क्यों? तू क्यों नहीं चाहता कि उसकी शादी हो? ऋषभ ने एक पल को उसे देखा और चुपचाप कमरे से बाहर जाने की तरफ चल पड़ा कि देव बोला, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सामने से मंजीत आ दरवाजे पर ही रुक उन्हें देखने लगा। देव, कुछ बोलेगा भी? ऋषभ, मंजीत हट सामने से। मंजीत, हुआ क्या? देव, तुझे बताया था ना काफ़ी लेट आया ये रात को। अब सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा। कहता है कि ये नहीं चाहता कि तारा की शादी हो। वजह पूछ रहा हूँ तो भाग रहा है। ऋषभ अब गुस्से से देव को देखने लगा। देव, तारा की शादी तो होकर रहेगी। हाँ, अगर कुछ ठोस वजह हो तो बात कर, वरना ये गुस्सा और जिद दोनों छोड़ दे। ऋषभ गुस्से से बोला, अगर मैं कहूँ कि मैं तारा से प्यार करता हूँ तो? यह सुनकर अब देव और मंजीत हैरान रह गए। ऋषभ कमरे से बाहर निकल गया। Bye.